ओके हेलो गुड इवनिंग सभी को जय श्री श्याम। सभी लोग फटाफट जल्दी से लाइव आ जाइए और बिल्कुल आप सभी को साल के सबसे पहले एकादशी पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान की कृपा आप पे बनी रहे, आप जीवन में सफल हो और हर वो ऊंचाई को छुए जो आपका सपना हो। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सभी लोग लाइव आ जाइए, फिर आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में। अगर आपको शिक्षक भर्ती सीजी टेट में 30 में से 30 लाना है तो ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जल्दी से जल्दी सभी लोग लाइव आ जाइए और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिएगा और आते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसके बाद हम लोग धमाकेदार से एकदम बेहतरीन तरीके से आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, सभी लोग आ चुके हैं, अविका जी, मोनी जी, वंदू जी, पूनम जी, बहुत बढ़िया। राधे राधे भुवनेश्वर जी। सो हम लोग चलते हैं, ठीक है, साथ में हाथ पकड़ के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जब तक आपका लक्ष्य सपना पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हाथ नहीं छोड़ेंगे। ओके जी, तो चलिए गव्या जी, हेमू जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न ये है, और हाँ, फर्स्ट से लेके लास्ट क्वेश्चन तक बने रहिएगा और कहीं भी कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का तो आप लोग जरूर बताइएगा। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ठीक है, जब पहला प्रश्न बन जाए और पहले प्रश्न से 1 नंबर मिल जाए तो फिर इससे बेहतरीन तैयारी मतलब बेहतर स्टार्ट हो ही नहीं सकता। ये एक अच्छा स्टार्ट है। शैशव काल की अवधि है, शैशव यानी इन्फेंसी। द पीरियड ऑफ इन्फेंसी इज जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, 2 से 3 वर्ष। बताइए द पीरियड ऑफ इन्फेंसी। यहाँ पे फटाफट आंसर करते चलिएगा सब लोग। आंचल जी बहुत बढ़िया, शांति जी, आस्था जी, संगीता जी बेहतर, बहुत बढ़िया, क्या बात है अहिल्या जी, पहला ही क्वेश्चन और शानदार तैयारी के साथ आप लोगों ने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। चलिए, जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 2, जन्म से 3। देखिए यहाँ पे शैशव काल की बात करते हैं तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो जन्म से 2 वर्ष होता है। इसके अलावा अगर कभी आपसे बोले प्री चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था, क्या बोले, पूर्व बाल्यावस्था, तो आप जानते रहिएगा 2 से 6 वर्ष। और हाँ, लेकिन जब भी क्वेश्चन बने ना, क्वेश्चन को आपको समझ कर उत्तर देना है। जैसे कभी कभी आपको बता दे, अगर बोलता है मध्य बाल्यावस्था, जैसे अगर हम आपसे पूछे बताइए मध्य बाल्यावस्था की अवस्था आयु क्या होगी, अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि मध्य बाल्यावस्था की आयु क्या होगी तो आप क्या बताएंगे, मध्य बाल्यावस्था। ठीक है, मध्य बाल्यावस्था। इसके लिए आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देंगे, लेकिन जब भी क्वेश्चन बना है तो आप जानते रहेगा 6 से 12 वर्ष। और इसी को कभी कभी या इसी को आपने देखा होगा उत्तर बाल्यावस्था भी करके लिखता है, इसी को कभी कभी उत्तर बाल्यावस्था भी करके आ जाता है। ठीक है, और ये तो ऑलरेडी आपकी बाल्यावस्था है ही। ठीक है, ये आपकी ऑलरेडी बाल्यावस्था ही। इसके अलावा हम बात करते हैं एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था। तो किशोरावस्था के लिए आप लोग एकदम निश्चिंत रहिएगा, ये है 12 से 18 वर्ष। तो कभी भी ये मत कहिए कि मैम जो आयु है क्या एकदम फिक्स है क्या, नहीं, ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो क्या सोच के आंसर देते हैं। ठीक है, इसीलिए जब भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो आपको सोच समझ के बताना है। समझ रहे हैं ना मनीषा जी, वीरेंद्र जी, बात समझ में आ रही है, रामेश्वर जी, सतीश जी। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों के लिए हमको ना दिमाग से खेलना पड़ेगा। एग्जामिनर आपसे खेलता है तो हमें भी दिमाग से खेलना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। आज देखिए, आज का जो प्रश्न है, आज हम सबसे ये अपेक्षा रखते हैं, अपेक्षा तो रखना ही चाहिए कि आज आप लोग मुझे आप लोगों के सबके आंसर 29-30 तो बनेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप लोग के लिए। ठीक है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, समिति। इसी में एक आता है, एक क्वेश्चन हम आपको और ऐड कर देते हैं, सकर्मक क्रिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम आपको ऐड कर दे रहे हैं, सकर्मक क्रिया। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांजिटिविटी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिविटी। ये किस अवस्था में होता है, एक क्वेश्चन ये भी, ये हमारा ये क्वेश्चन आपको बता दे, ये सीजी टेट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये सीजी टेट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी बताइएगा। तो पूर्व संक्रियात्मक, बहुत बढ़िया,
इसमें बोला ना 2 से 7 वर्ष, ये आपका हो जाएगा क्या, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक की बात करें, ये 11 से 15 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक की बात करें तो 7 से 11 वर्ष हो जाएगा। संवेदी गामक की बात करें तो 0 से 2 वर्ष हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन मेरा है, सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिविटी किसमें आएगा जी, सकर्मक क्रिया कौन, हाँ, तो इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिटिविटी। जो बात करें यहाँ पे, जो तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में ट्रांजिटिविटी पाई जाती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिटिविटी, सकर्मक क्रिया का मतलब क्या है यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है एग्जाम में। सकर्मक क्रिया ऑप्शन डी में आएगा, अच्छा ठीक, ऑप्शन डी में आएगा, सी में आएगा, मूर्त अवस्था। बिल्कुल सही है, सभी लोगों ने बताया। जो सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिविटी है, ये आपको बता दें, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 में आएगा। लेकिन ये है क्या, किसी कोई एनीबडी गेस, देखिए हम आपको बता दें, जैसे सीता और गीता, ध्यान रखिएगा, सीता और गीता नाम की 2 लड़कियां थी, ठीक है, ऐसे बात करते हैं। अब इन दोनों के पास क्या है, पेंसिल है। इन दोनों के पास पेंसिल, ये देखा गया सीता के पास जो पेंसिल ए है, ठीक है, वो गीता के पास जो पेंसिल उससे बड़ा है, ठीक है, ठीक है, समझ में। लेकिन एक और पर्सन है, उसके पास भी पेंसिल है जो कि गीता के पेंसिल से बड़ा है, यानी बी बड़ा है सी से। एक और व्यक्ति है जिसका पेंसिल कह सकते हैं कि गीता के पेंसिल से छोटा है, यानी आप ऐसे कर सकते हैं, ये भी एग्जांपल ले सकते हैं, 3 लकड़ी, ठीक है, 3 लकड़ी है, एक ए बी और सी, साइज में दिया हुआ है कि ए लकड़ी बड़ा है बी से और बी लकड़ी बड़ा है सी से, तो इन दोनों के बीच लॉजिक रिलेशन निकालेंगे, ठीक है, लॉजिक लगा के हम क्या निकालेंगे, इनके बीच रिलेशन निकालेंगे, यानी संबंध स्थापित करेंगे। तो संबंध क्या निकलेगा, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, कंक्लूजन निकलेगा कि ए इज आल्सो ग्रेटर देन सी, यानी ए भी बड़ा होगा सी से। अगर ये बच्चे में समझ है तो इसी को पियाजे ने बोला है क्या, इसी को ट्रांजिटिविटी बोलते हैं। और ये थर्ड स्टेज, ये तीसरी अवस्था में पाया जाता है। ये किस अवस्था में पाया जाता है, तीसरी अवस्था में पाया जाता है। समझ में आ गया। हम लॉजिक लगा के, तर्क लगा के, 2 या 2 से अधिक चीजों के बीच जब हम संबंध स्थापित कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिटिविटी। बातें क्लियर हो गई, चलिए बहुत बढ़िया, क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, अगला है विकास से की ओर बढ़ता है। आपको बताना है विकास कहां से कहां बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट, जटिल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य या साधारण से आसान। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम टू जनरल टू स्पेसिफिक, कॉम्प्लेक्स हार्ड, स्पेसिफिक टू जनरल, सिंपल टू इजी। बताएं आप सब लोग। संजू जी, रूही जी ये बता रही है, स्मार्ट स्मार्ट स्टडी जी भी बता रहे हैं, योगेंद्र जी, पूर्ण नायक जी, हेमू जी, अनु जी, बिल्कुल राधिका जी करेक्ट है। देखिए विकास की बात करें, हमने आपको बताया है जो विकास है वो होता है सामान्य से विशिष्ट। जैसे आपको बता दें, अगर कोई एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया कि आप मुझे एग्जाम्पल दीजिए कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, आप मुझे एग्जाम्पल दीजिए कि जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सामान्य से विशिष्ट की बात करें, ध्यान से देखिएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा बच्चा है, ठीक है, एक छोटा बच्चा 5 से 6 महीने का बच्चा है, उसके सामने जब हम खिलौना रखते हैं, और खिलौना ऐसा रखते हैं ना जिससे ध्वनि आती है, आवाज आती है, उस आवाज से बच्चा संवेदी होकर अपने हाथ पैर चलाने लगता है ताकि वो खिलौने को पकड़ ले। तो अपने हाथ पैर वो पूरे चलाता है। अगर वही खिलौना आपके सामने रखे तो हम बोलेंगे खिलौने को पकड़ने के लिए तो क्या आप अपने हाथ पैर चलाएंगे क्या, नहीं, आप तो डायरेक्ट हाथ से खिलौने को पकड़ लेंगे। बट वही बच्चा 5 से 6 महीने का बच्चा क्या करता है, अपने हाथ पैर दोनों को आपने देखा होगा, अगर 5 से 6 महीने का बच्चा उसके सामने कोई वो डमडम वाला कह सकते हैं खिलौना रख दीजिए, चाबी घुमाते हैं फिर डमडम बोलता है ना, छोटा बच्चा कितना तेज अपना हाथ पैर चलाने लगता है क्योंकि वो खिलौने को पाना चाहता है। तो ये उसकी सामान्य क्रिया होगी। अब यही बच्चा 3-4 महीने और बाद ले लीजिए, अगर यही बच्चा 8 से 9 महीने का हो गया, अब उसके सामने ऐसा करिए, वो तो खसक के यानी मतलब खिसक करके वो खिलौने को क्या करेगा, हाथों से पकड़ लेगा। अभी हाथ पैर दोनों चला रहा था, अब सिर्फ अपने हाथों का यूज कर ले रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सामान्य से विशिष्ट। इसे हम लोग क्या कहेंगे, सामान्य से विशिष्ट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब वयस्क सहयोग से, किसके, जब वयस्क सहयोग से, अच्छा बड़े के सहयोग से
सामंजस्य कर लेते हैं, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन आपको सच में परेशान करेगा, ये पक्का आपको परेशान करेगा। देखते हैं, सोच लीजिए क्या होगा। कुछ लोग यहाँ पे ई ए बोल रहे हैं, यानी जेडपीडी। ठीक है, ये जेडपीडी है। ये क्या है, आपका स्कैफोल्डिंग दिया हुआ है। सहभागी अधिगम सहयोगात्मक अधिगम तो होगा नहीं। क्या लगता है, ए और बी में अभी युद्ध छिड़ेगा? ए और बी में पक्का आप लोग कंफ्यूज होंगे। देखिए, कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग ए बता रहे हैं। देखिए, इसमें पूछा ना कि जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, मतलब बड़े ने हमारी मदद की। जब किसी बड़े ने हमारी मदद की, तब हम क्या थे, हम अपने वर्तमान स्तर से संभावित स्तर के प्रदर्शन की तरफ क्रम को सुगम बना दिया, इनकी मदद से। यहाँ ये नहीं पूछा है कि आप किधर से गुजरे हो, यहाँ सिर्फ इतना बोला है कि बड़े की मदद से। यही, ये जो वयस्क है ना, ये हमारे लिए एमक्यू है, मोर नॉलेजेबल अदर है। यही व्यक्ति, अधिक जानकार व्यक्ति, इसकी मदद से हमने अपने संभावित क्षमता के स्तर को प्राप्त कर लिया है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं क्या, स्कैफोल्डिंग। यह कहीं भी ऐसा नहीं बोला है कि वो अपने वर्तमान स्तर से संभावित स्तर तक जाता है, तो इन दोनों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन रहता तब आप वहां पे बोलते समीपस्थ विकास का क्षेत्र, बट यहाँ पे सीधा सीधा हो जाएगा क्या, स्कैफोल्डिंग। ठीक है, तो जिन्होंने स्कैफोल्डिंग बताया है वो एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़िया जी प्रतिमा जी। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। अगला प्रश्न है, नवीन जानकारी को, मतलब नई जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा, जो अभी पास हमारे ज्ञान है या अवधारणा है, उसमें हम क्या कर देंगे, बदलाव कर देंगे, मॉडिफिकेशन कर देंगे, चेंजेस ला देंगे। हम किसी माहौल में गए, अपने आप को ढाल नहीं पा रहे हैं, तो हम अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे। जैसे आपको किसी ऐसी जगह भेज दिया गया जहां आपको सुबह 3 बजे भोर में उठना हो, लेकिन आप तो घर पे सो के 8 बजे उठते हैं, तो आप 3 बजे नहीं उठ पा रहे, तो आप क्या करेंगे, आप अपने आप में परिवर्तन लाएंगे, आप अलार्म लगाएंगे, 3 बजे उठेंगे। तो जब हम कुछ नया सीखने जाते हैं, उसके लिए हमारे पास जो करंट में नॉलेज है, जो वर्तमान में हमारे पास ज्ञान है, हम इसमें संशोधन करते हैं, तब जाके हम वहां से अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं। ये क्या होता है, ये है समायोजन। जब बदलाव, परिवर्तन, संशोधन की बात करता है ना, तो ये हमारा किसमें चला जाएगा, समायोजन। ठीक है, अहम केंद्रिता की बात करें, ठीक है, देखिए अहम केंद्रिता की बात करें तो अहम केंद्रिता समझिएगा। अहम केंद्रिता ये आपका सेकंड स्टेज में होता है। अहम केंद्रित मतलब समझ रहे हैं, अपने आप को इंपॉर्टेंट देना। अहम केंद्रित मतलब जैसे घर में 10-20 लोग हैं, उसमें एक छोटा बच्चा है जो कि 2 से 7 वर्ष के बीच में है, तो घर में कुछ भी होता है तो बच्चे को लगता है कि मेरे लिए हुआ है, वो अहम केंद्रित होता है। आत्मसातकरण क्या है, नवीन जानकारी को हम अपने वर्तमान स्कीमा में ऐड कर लेते हैं, मतलब नई जानकारी सीखने के लिए हम अपने जो हमारे पास पहले से नॉलेज है उसमें हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, तो आत्मसात कर जाएगा। अब अनुकूलन की बात करें, देखिए अनुकूलन 2 तरह का होता है, जैसे कि हमने बताया, एक होता है एकोमोडेशन और दूसरा होता है क्या, एसिमिलेशन। अनुकूलन का मतलब होता है किसी भी माहौल में अपने आप को ढालना। अब अपने आप को आप कैसे ढाल सकते हैं, या तो आप अपने आप में परिवर्तन लाइए, या जैसे कि वैसे रहिए। तो ये ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एकोमोडेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात आपको हम यहाँ पे एक बात बताना चाह रहे हैं, स्पेलिंग देखिए आप थोड़ा सा। पता है, जब आप इंग्लिश पैडागोजी का आपको कभी क्वेश्चन मिला, इंग्लिश पैडागोजी, इंग्लिश पैडागोजी ने इंग्लिश पैसेज, ध्यान सुनिएगा, वहां पे कभी आपको ना ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कि निम्न में से कौन सा स्पेलिंग सही है, तो आप लोग ना स्पेलिंग को भी ध्यान देते चलिएगा। जैसे एक बार आया हुआ था, एकोमोडेशन का स्पेलिंग पूछा था किसी एग्जाम में, तो ACCOMMODATION होगा, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखे चलिएगा। बस ऐसे ही यूं ही हिंदी हिंदी मत देख के चलेगा, ये सब भी इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान में रखते हुए चलिए। क्लियर है सबको जी, क्योंकि अपने आप को जब हर तरीके से परफेक्ट नहीं बनाएंगे तो फिर परफेक्शन कैसे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये मध्य, देखिए इस क्वेश्चन में आप गलती कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में आप सब लोग गलती कर सकते हैं, ध्यान देखिएगा उमा जी। मध्य बाल्यावस्था में भाषा अधिक है, मतलब कैसी होती है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा अहम केंद्रित अधिक है, सामाजिकृत अधिक है, जीववादी अधिक है, या परिपक्व अधिक है, के बजाय, सामाजिकृत के बजाय,
अहम केंद्रित के बजाय, सामाजिक कृत के बजाय, या अपरिपक्व, ऐसे क्वेश्चन। या ये क्वेश्चन आप ऐसे बना सकते हैं, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक होती है। ठीक है, अधिक है। अब आप इसमें अपने आप से ऑप्शन भर सकते हैं। आपको यहाँ अहम केंद्रित भरना है, सामाजिक जीववादी क्या भरना है वो आप देखिए। 6 का बी, सामाजिक कृत अधिक है अहम केंद्रित के बजाय। सोच लीजिए, फिर से क्वेश्चन पढ़िए भाई ध्यान से। ये है मध्य बाल्यावस्था, ठीक है, मध्य बाल्यावस्था। अब मध्य बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष आप लेते हो, 6 से 12 वर्ष, तो 6 वर्ष का बच्चा भी तो इसमें आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। आप कह रहे बी ऑप्शन, मतलब मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिक कृत अधिक है अहम केंद्रित के बजाय। और अहम केंद्रित किस में आता है? अरे भाई ईगो सेंट्रिक, अभी तो जीन पियाजे का भी हमने बताया ना। ईगो सेंट्रिक 2 से 7 वर्ष में आता है, क्या 2 से 7 वर्ष में मध्य बाल्यावस्था नहीं आएगा? सोचिए सोचिए, सोचने पे अपने आप को मजबूर करिए, तभी तो सीख पाएंगे। जब हम कहते हैं कि प्लीज इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान दीजिए, तो मुझे पता है आपके बारे में, आपके साथ प्रतिदिन क्लासेस होती है, आपको लगता है कि आप हमारे सामने नहीं है, लेकिन आप मेरे सामने ही हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो आप इतना तो आपके बारे में पता है कि आप कहाँ गलती कर सकते हैं, इसीलिए कहते हैं थोड़ा पढ़ लीजिए फिर आंसर करिए। देखिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिक कृत के बजाय अहम केंद्रित होती है। ठीक है, क्या होती? अहम केंद्रित होती है। अब अहम केंद्र आप ऐसे लगा सकते हैं, अहम ईगो सेंट्रिज्म जो होता है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, इन्होंने बताया 2 से 7 वर्ष। और अगर देखा जाए यहाँ पे मध्य बाल्यावस्था की, तो 6-7 साल भी तो यहाँ पे आ रहा है। तो आपको क्या लेना है वहां पे? मध्य बाल्यावस्था में भाषा क्या है भाई? अहम केंद्रित है सामाजिक कृत के बजाय, ऐसे अहम केंद्रित सामाजिक कृत के बजाय। अभी क्लियर हो गया? बी ही तो बताए हैं। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग बताए हैं क्या? हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। अगर इस क्वेश्चन को पूनम जी मध्य बाल्यावस्था में भाषा, अगर आप ऑप्शन बी बताते, मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत अधिक है अहम केंद्रित के बजाय, जबकि अगर इसको रखेंगे तो मध्य बाल्यावस्था में भाषा अहम केंद्रित अधिक है सामाजिकृत के बजाय। ठीक है, समझ में आया ना? ये क्वेश्चन एक ही है, बस आगे पीछे लिखा है। अभी क्लियर हुआ कि नहीं? मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताइए जल्दी से। आशा जी, आंचल जी, वीरेंद्र जी, समझ में आया? ठीक है, हाँ फिर तो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, बाल केंद्रित, ठीक है, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन में शामिल है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, ठीक, हास्य गतिविधियां, या बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश मतलब कंट्रोल वाला नियंत्रित परिवेश, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं। बच्चे हैं तो खेल तो होना ही चाहिए, बच्चों को खेल पसंद है। क्या होगा आंसर? बहुत बढ़िया, प्रकाश जी, नीरू जी, रोशनी जी, रामकृष्णा जी, करेक्ट है। योगेंद्र जी बहुत बढ़िया, ईश्वरी जी। चलिए लगभग लोगों का आंसर बढ़िया जा रहा है। बंसीधर जी बहुत बढ़िया। यहाँ पे ऑप्शन ए होगा क्योंकि बी, सी और डी ये सब निगेटिव है। ठीक है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, जितना बच्चा लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, बच्चा जितना ज्यादा खुद करके सीखेगा उससे उनका ज्ञान क्या होगा? स्थायी होगा। अगला है, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में, एकदम सरल क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, जिन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया था, और जिनके नाम से आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बताइए, स्थानिक यानी स्पेशल, शारीरिक गतिबोधक बॉडली काइनेस्थेटिक, या गतिमय या भाषाई, बताइएगा। तो बिल्कुल क्या है भाई, राघव में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? राघव में संगीतमय। अगर राघव बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलता तो राघव में कौन सी बुद्धि हो जाती? शारीरिक गतिबोधक बुद्धि हो जाती। राघव में बोलने की कला होती तब राघव में भाषाई बुद्धि हो जाती। राघव में किसी भी
छवि की मस्तिष्क में कल्पना करने की गुण होता, या किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब मस्तिष्क में बना लेता, तो राघव में हो जाता स्थानीय बुद्धि। बट अभी राघव में क्या है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है, कितने लोग मानते हैं इसको, इस बात को जरा हाथ उठाइए, कितने लोग मानते हैं जल्दी से। जी, बी ऑप्शन। कोई मानता है क्या? अगर ऐसा कोई मानता है ना, तो फिर शिक्षक बनने का सपना भूल ही जाइए, ठीक है। ये क्या है भाई, जेंडर बायसनेस है। ये क्या है, लिंग पक्षपाती, ये लैंगिक पूर्वाग्रह है। अगर कहीं भी ऐसा सेंटेंस मिल गया कि जहां पे आपको बोला जाए लड़के लड़कियों में भेद किया जाए, जैसे एक क्वेश्चन मेरा है, ठीक है, एक क्वेश्चन मेरा और है, 6 क्वेश्चन को चलिए देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन सावित्री में हम आपके लिए लास्ट में जरूर बताएंगे। एक क्वेश्चन मेरा और है कि सुनिएगा ध्यान से, कि एक शिक्षिका है, सुनिएगा ध्यान से, एक शिक्षिका है, वो कक्षा में बच्चों को पढ़ाते समय एक ऐसा एग्जाम्पल लेती हैं जिसमें कोई लड़की एक ऑटो रिक्शा का काम करती है, तो शिक्षिका क्या दर्शा रही है, आप लोग बताइए जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन ये ऑलरेडी कई बार एग्जाम्स में आ चुका है कि एक शिक्षिका है, वो कक्षा में बच्चों को पढ़ा रही है, तो वो एक एग्जाम्पल ले रही है कि एक लड़की वो ऑटो रिक्शा चला रही है, तो शिक्षिका क्या दर्शा रही है, सकारात्मकता नकारात्मकता, वो जेंडर बायसनेस को खंडित कर रही है, या जेंडर बायसनेस को बढ़ावा दे रही है, या क्या कर रही है? मिलेश जी कह रहे हैं पूर्वाग्रह, जेंडर इक्विटी, ओके, समता, लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी, इक्वलिटी को शो कर रही है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल जेंडर ही बता, नहीं भाई नहीं ललिता जी, यहाँ पे जो शिक्षिका है ना, वो लैंगिक पूर्वाग्रह को चुनौती दे रही है। यहाँ पे अगर हम वर्ड यूज करते हैं क्या, ध्यान सुनिएगा, अगर हमने लिखा है क्या, लैंगिक पूर्वाग्रह को चुनौती देना, ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, ध्यान रखिएगा, चुनौती देने मतलब आप लैंगिक पूर्वाग्रह का खंडन कर रही हैं। मोस्टली लोग यही समझते हैं ना, ऑटो रिक्शा के लोग लड़कों को या आदमियों को प्रेफर करते हैं, लड़कियों को नहीं। तो यहाँ पे शिक्षिका ये जो एग्जाम्पल दे रही है, वो लैंगिक पूर्वाग्रह को चुनौती दे रही है, या वो कह सकते हैं लिंग समानता को दर्शा रही है, कि चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों का रोल समाज में क्या है, इक्वल होता है, ना कोई ज्यादा ना कोई कम, ठीक है। चल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जेंडर बायस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है समावेशी शिक्षा, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन एज्यूम्स दैट वी शुड चेंज टू फिट द, क्या करना है भाई, समावेशी शिक्षा में हम क्या करेंगे, हमें बच्चे के अनुरूप व्यवस्था बदलना, हमें व्यवस्था के अनुरूप बच्चे को बदलना, हमें परिवेश के अनुरूप परिवार को, या बच्चे के अनुरूप परिवेश। देखिए ये ऑप्शन जो बी कह रहा है, हमें व्यवस्था के अनुरूप बच्चे। अब टीचर का मन है प्रश्नोत्तर विधि से पढ़ाने का, और बच्चे का मन नहीं है, बच्चे का मन है खेल विधि से पढ़ाने का। टीचर कहेंगे जाओ तुम मेरी क्लास से निकलो, जाने दो, जिसको प्रश्नोत्तर विधि से पढ़ना है फिर वही वही क्लास में रहे, जिसको खेल विधि से पढ़ना है वो निकले। अगर टीचर ऐसा करता है ना, तो उनके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि हमें व्यवस्था के अनुरूप बच्चे को बदलना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो जैसे अगर हम एक लाइन और बोले आपको, शिक्षा बच्चों के लिए कि बच्चे शिक्षा के लिए, शिक्षा बच्चों के लिए है कि बच्चे शिक्षा के लिए, क्या लगता है आपको, कमेंट करिएगा। यहाँ पे सही है कि हमें बच्चे के अनुरूप मतलब बच्चे के अनुसार हमें व्यवस्था बदलनी है, व्यवस्था को ऊपर नीचे कर दीजिए, शिक्षक को बदल दीजिए, चैप्टर बदल दीजिए, पाठ्यक्रम बदल दीजिए, विद्यालय बदल दीजिए, लेकिन बच्चे को कुछ भी नहीं करना है हमको, ठीक है। सर्वे सर्वा बच्चा ही है, बच्चे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बच्चे बच्चे शिक्षा के लिए हैं। सुभाष जी क्यों, सब लोग कह रहे हैं बच्चे शिक्षा के लिए हैं, क्या हो गया भैया आप लोगों को। मोस्टली देखिए यहाँ पे मीना मैम भी बच्चों के अनुरूप, अच्छा ये तो ऑप्शन बोल रही है, शिक्षा बच्चों के लिए पूनम जी ने बताया है, मोनी जी ठीक है, लेकिन शुरू में
मोस्टली लोगों ने बताया चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, ठीक है। शिक्षा, बिल्कुल भाई, शिक्षा बच्चों के लिए, बच्चे शिक्षा के लिए नहीं है। जो शिक्षा है ना वो बच्चों के लिए है, बच्चों के लिए। इसका मतलब हम इसको नहीं बदलेंगे, हमें जो बदलना हम इसमें बदलाव कर सकते हैं, बच्चों में नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, बच्चों में ज्ञान की रचना करने की और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे भी ये कहा है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या होगी, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना कि कितने एग्जाम्स में आ चुका है, बहुत एग्जाम में। तालमेल बैठाने वाले की भूमिका होगी एक शिक्षक की, या संप्रेषक और व्याख्याता की एक भूमिका होगी, या एक सुगमकर्ता की होगी, या निर्देशनकर्ता की। ये बात आपको बता दे, यहाँ पे एनसीएफ 2005 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, ये पूरा लाइन लिखा गया है। क्या लाइन है सुन लीजिएगा, एनसीएफ 2005 में लिखा हुआ है कि बच्चे को हम एक रचनावादी दृष्टिकोण के रूप में देखते हैं। बच्चा क्या है, एक कंस्ट्रक्टिव है, ज्ञान का निर्माण करता है बच्चा, जिसमें टीचर जो होंगे बस उसके लिए एक क्या है, सुविधादाता है, न कि निर्देशन करता। तो शिक्षक की भूमिका कैसी होगी, एक फैसिलिटेटर की होगी, न कि डायरेक्टर की, कम्युनिकेटर एंड लेक्चरर की, या नेगोशिएटर की। ये हो जाएगी क्या, फैसिलिटेटर। ये कई बार क्वेश्चन आए हैं, इंग्लिश कहीं सुगम करता लिख देगा, कहीं सुविधादाता लिख देगा, लेकिन अपन को क्या है, फैसिलिटेटर देखिए, पहचानिए और टिक मारिए और आंसर करिए। आज 29-30 तो बनाना ही है, ध्यान रखिएगा, आपका टारगेट होना चाहिए। ओके, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चे की नहीं है। अच्छा, प्रतिभाशाली बच्चे तो अभी आप करंट में पढ़ भी रहे हैं, मतलब पढ़ चुके हैं। गॉड गिफ्टेड चाइल्ड, ठीक है। उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रिया, बिल्कुल इनके अंदर उच्चतर मानसिक प्रक्रिया है, मतलब हाई लेवल तक सोच सकते हैं, इनके अंदर हाई लेवल थिंकिंग पाई जाती है। उच्च उच्च आत्म क्षमता यानी हाई सेल्फ कह सकते हैं एफिशिएंसी होती है। निम्न औसती मानसिक प्रक्रिया है, निम्न बोल रहा है, ठीक है, मानसिक प्रक्रिया निम्न बोल रहा है। अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान यानी सूझ के द्वारा समस्या का समाधान करना भी आता है। तो बिलो एवरेज मेंटल प्रोसेस ये हमारे एक प्रतिभाशाली बच्चे के लिए नहीं है, ये किसके लिए हो जाएगा, ये मेंटली रिटार्डेड यानी मंद बुद्धि बालकों के लिए हो जाएगा। सो हमारा ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट, जैसा कि आप लोगों ने बताया है। बहुत बढ़िया दिलेश जी, चलिए त्रिलोक जी बढ़िया है, फन ब्लॉग जी करेक्ट है, मंजुलता जी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट आइए। को ये जो 6 बजे का टाइमिंग है ना, आप लोग इसको एकदम फिक्स रखिए, जैसे कि हमने बताया ना, आप अपना टाइम फिक्स रखिए, आंधी आए तूफान आए, लेकिन आप उस जगह से अपने पैर को हटाना नहीं है, कुछ भी हो जाए। अकॉर्डिंग टू द प्री कन्वेंशनल स्टेज, जी ये तो मेरे फेवरेट है भाई, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार, पूर्व परंपरागत कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा। मतलब बच्चा कुछ भी करेगा तुरंत उसके माइंड में आएगा कि वो ऐसा कुछ ना करे जिससे उसको क्या ना मिले, बताइएगा। अंतर्निहित संभावित दंड यानी पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व, व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य या पारिवारिक अपेक्षाएं, बताइएगा। बहुत बढ़िया श्री जी, बहुत बढ़िया युगल जी, बहुत बढ़िया सतीश जी, भुवनेश्वर जी, लक्ष्य जी, एकदम करेक्ट। ये हो जाएगा क्या, पनिशमेंट एंड ओबीडियंट ओरिएंटेशन। देखिए हम आपको बता दें, कह सकते हैं पूर्व परंपरागत स्तर की बात करें, प्री कन्वेंशनल स्टेज की बात करें, तो इसकी 2 चरण है, इसके 2 सब स्टेजेस हैं। एक क्या, पनिशमेंट एंड ओबीडियंट ओरिएंटेशन, बच्चा दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करेगा। अगर मोबाइल छुआ तो पिट जाओगे, बच्चा नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसको दंड नहीं चाहिए, दंड से बचने के लिए वो अपनी मम्मी पापा सबकी बात मानेगा। और इसी में दूसरा आता है इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन, ये दूसरा चरण होता है इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है, इसको भी आप समझ लीजिएगा, इसमें क्या बराबरी का लेन देन होता है, टिट फॉर टेट होता है। बेटा एक गिलास पानी लेके आओ, बदले में मुझे कुछ चाहिए, ठीक है। बढ़िया इनका जो सेकंड चरण में होते हैं, ये टिट फॉर टैट होते हैं, हम इनको कह सकते हैं लालच उन्मुखीकरण भी कह सकते हैं। ये आपकी बात तभी मानेंगे जब बदले में इनको कुछ चाहिए, बराबरी का लेन देन पाया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। टिट फॉर टैट, हमेशा सोचेंगे बदले में मेरा क्या है, ठीक है, बदले में इनको कुछ चाहिए, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षार्थियों यानी अधिगमकर्ता की वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में
शिक्षिका को चाहिए विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, कलन विधि, देखिए कलन विधि ना एक स्टेप बाय स्टेप विधि होती है, एक रटने वाली विधि भी आप कह सकते हो, अधिकतर प्रयोग करना, याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, मतलब याद यानी रटवाना। तो क्या होगा, बताते चलिए 14 का ए। बहुत बढ़िया रीना जी, सभी लोग बढ़िया आंसर कर रहे हैं बेहतर तरीके से। अच्छा ऐसा क्यों है, आप समझ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है ना कि अधिगमकर्ता की वैयक्तिक विभिन्नता, हर बच्चा अलग अलग होता है। अगर प्रतिभाशाली बच्चा है, प्रतिभाशाली के अनुसार आपको चीजें रखनी पड़ेगी, मंद बुद्धि का, सामान्य बुद्धि का, जैसा बच्चों की चाह रहेगी। तो बच्चे अलग अलग प्रकार के होते हैं ना, तो इसे ही हम बोलते हैं क्या, जैसे बच्चे होंगे वैसा आप कंडीशन प्रदान करेंगे। तो विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध करना है, यानी बच्चे जब विविध प्रकार के, और एक चैप्टर भी है विविध अधिगमकर्ताओं की समझ। विविध अधिगमकर्ता मतलब क्या, मंद बुद्धि, प्रतिभाशाली, तीव्र बुद्धि, जड़ बुद्धि, ये सारे बच्चे हो जाते हैं। समस्यात्मक बालक, ठीक है, बाल अपराधी बालक, वंचित बालक, ठीक है, मुख्य धारा में जुड़े वाले बालक, ये सारे आ जाएंगे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्या का समाधान करना, देखिए निगमन विधि क्या, एक रटने वाली विधि होती है, कलन विधि भी हमने बता दिया, याद करना भी रटना होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। सभी विकास क्रम का पालन करते हैं, मतलब सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतरक्रिया का परिणाम होते हैं, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। बताइएगा क्या बात है, चंचल जी ने 15 का ए बता दिया। इसमें पूछा है नहीं, चंचल जी, मुनि जी, प्रतिमा जी, तीन, और साथ में सीमा जी, रोशनी जी, ए ऑप्शन क्यों बता रहे भाई। देखिए सभी विकास एक, देखिए क्रम समान होता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे भी समझ लीजिएगा, सभी बच्चों में शैशवावस्था, फिर सभी बच्चों में बाल्यावस्था, सभी बच्चों में किशोरावस्था आएगी, क्रम आएगा, ये बात। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण, बिल्कुल हर, मतलब चाहे संज्ञानात्मक क्षेत्र हो, चाहे भावात्मक क्षेत्र हो, चाहे क्रियात्मक, सभी महत्वपूर्ण है। हमने कई बार बताया है, परिपक्वता यानी अनुवांशिकता, अनुभव यानी वातावरण, इन दोनों के बीच होगा क्या, अंतःक्रिया, और विकास होगा। लेकिन सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि दर समान होता है, दर कहाँ समान होता है भाई, दर असमान होता है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विकास के क्रम समान होते हैं लेकिन दर अलग अलग होते हैं। कोई बच्चा किसी चीज को, पहाड़े को जल्दी याद करता है, कोई बच्चा पहाड़े को लेट से याद करता है, तो ये उनके कह सकते हैं कि दर अलग अलग होते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। अभी हम लोग क्या करें, असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, आकलन सत्र को समाप्ति पर करना चाहिए, इसी को बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। ठीक है, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, मतलब जो आकलन है, असेसमेंट इज एन इनबिल्ट प्रोसेस इन टीचिंग लर्निंग। आकलन एक शैक्षिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा, देखिए ये बात पता है आपको, आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। बच्चे को जानते शिक्षक हैं, और परीक्षा लेने के लिए हम बाहर से किसी को बुलाएं, बच्चे से डेली मुखातिब शिक्षक हो रहे हैं, और परीक्षा लेना हो तो हम बाहर से एजेंसी बुलाएं, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। ये भी गलत, ये भी गलत, और ये भी गलत। तो आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया, मतलब शिक्षण के दौरान ही होना चाहिए, कहने का तात्पर्य शिक्षण के दौरान ही आकलन होना चाहिए। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जैसा कि मुझे लग रहा है आप लोगों ने बताया होगा। बहुत बढ़िया, बढ़िया है पार्वती जी। चलिए राजेंद्र जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू क्रिएटिविटी। बिल्कुल, इनमें से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, सांघिक चिंतन, अहमवादी चिंतन। सांघिक नहीं, सामवेगिक होगा, इमोशनल है, ठीक है, इगोइस्टिक है। तो देखिए, अगर हम पार्श्विक चिंतन की बात करें तो ये किसको बोलते हैं, लेटरल थिंकिंग किसको बोलते हैं,
पार्श्विक चिंतन किसको बोलते हैं, ये भी आप बता दीजिए साथ में, ये भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है एग्जाम में। तो देखिए जी, यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका अपसारी चिंतन, क्या डाइवर्जेंट थिंकिंग। देखिए डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होगा, एक प्रश्न को हल करने के लिए आप कई तरह से सोचेंगे, ठीक है। अपसारी का मतलब ये होता है कि फैलने से होता है, तो आप एक प्रश्न को कई तरह से हल करने का सोचेंगे, अलग तरीके से लगाने का सोचेगा। अब देखिए आप, आपके दिमाग में कई सॉल्यूशन कैसे आएंगे, जब आपके दिमाग में फ्लुएंसी होगा, यानी प्रवाहता, ठीक है, और साथ में फ्लेक्सिबिलिटी होगी, साथ में इलेबोरेशन होगा, और मौलिकता, कह सकते हैं ओरिजिनलिटी तो होनी ही चाहिए। सो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। पार्श्विक चिंतन को भी हम लोग अपसारी चिंतन कहते हैं, यानी सृजनात्मक चिंतन बोलते हैं, ठीक है। पार्श्विक चिंतन मतलब अपसारी चिंतन बोलते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आया सबको? बेहतर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में से किस कथन से वाइगॉस्की सहमत है? आपको बताना है वाइगॉस्की 4 स्टेटमेंट है, किससे सहमत है? बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किया जाए। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए। ओके, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, ठीक है, उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जा सकता है, ये तो कभी नहीं करना है। तो ये हमारे वाइगॉस्की जी, ठीक है। वाइगॉस्की का मतलब था इंटरेक्शन से, अंतःक्रिया से। अब किससे अंतःक्रिया करना है? समाज और संस्कृति से। समाज और संस्कृति में, समाज और संस्कृति में रह रहे लोग, और कौन से लोग? जो आपसे अधिक ज्ञानी यानी MQ, मोर नॉलेजेबल अदर है, आप इनसे इंटरेक्ट होइए। इंटरेक्ट होने के लिए भाषा तो होनी चाहिए, तो भाषा वहां पे एक टूल होगा, एक मीडियम होगा, जिससे बच्चा उनके साथ अंतःक्रिया करेगा। और जो उसकी क्षमता है, देखिए वाइगॉस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया था, इन्होंने भी संज्ञानात्मक क्षेत्र में ही सिद्धांत दिया था, लेकिन इनका कहना था कि हर बच्चे के पास क्षमता होती है, हर बच्चे के पास समस्या समाधान की क्षमता है, बस वो क्षमता को उसको बताना है। उसको बताने के लिए हमें किसी MKO की जरूरत होगी, जो उस बच्चे से अधिक जानकार होगा। तभी कहते हैं ना, अगर एक कोई कमजोर बच्चा, उसको तेज बच्चे के साथ बैठा दीजिए, वो भी तेज हो जाएगा, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। कहीं उल्टा ना हो जाए, जो तेज वाला है वो भी कमजोर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चे क्या है भाई? जो बच्चे हैं जिज्ञासु प्राणी होते हैं, जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं, जो तो वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। रिक्त बर्तन, रिक्त बर्तन के समान होते हैं, जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। निष्क्रिय जीव होते हैं, ये तो वैसे ही काट दीजिए। अब बताइए चिल्ड्रन, आपको क्या लगता है? बहुत बढ़िया, सभी लोग बता रहे हैं। सुनीता जी, सरिता जी करेक्ट है। अयांश जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए पहली बात, जैसे अगर आप बताएं, चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं, जो जो वे बड़े होते हैं उनमें चिंतन की गुणात्मक वृद्धि होती है। बच्चा क्या है भाई, आपको पता है बच्चे जो जो चीज सीख ले जाते हैं, जितने तेजी से सीख जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो इतने ज्यादा क्यूरियस होते हैं सीखने के लिए। अगर व्यक्ति सीखने के लिए जिज्ञासु हो तो वो ज्यादा ज्यादा सीखेगा, और छोटे बच्चों में जिज्ञासा ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि छोटे बच्चे ज्यादा सीखते हैं। एक्चुअल में कारण ये होता है क्योंकि वो मतलब प्रकृति में वो क्या है, वो जिज्ञासु होते हैं। ऑप्शन से हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जिज्ञासु प्राणी होते हैं, जो अपने चारों ओर जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों क्षमता का उपयोग करते हैं, यानी वो अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। बाकी ऑप्शन बी और सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो सब लोगों ने एकदम बढ़िया आंसर दिया है, बिल्कुल जीवन जी करेक्ट है, रीना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्या है? बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये त्रुटियां, देखिएगा, एरर्स, असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। अच्छा, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग है। बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड देता हो। अच्छा, बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है? नहीं, बच्चे जो त्रुटियां करते वो टीचर के लिए एक, समझ रहे ना,
एक रामबाण होता है, क्योंकि जब टीचर को पता चल जाता है कि बच्चा यहाँ त्रुटि कर रहा है तो ही तभी तो टीचर उसको सुधारेगा। जब बच्चे त्रुटि ही नहीं करेंगे तो हम शिक्षक की आवश्यकता ही क्यों होगी। तो जानते रहेगा बच्चे क्या है, अगर त्रुटियां करते हैं तो त्रुटियां इसलिए करते हैं क्योंकि उनको सीखना है, और त्रुटियां क्या, अधिगम का पार्ट है। जितनी ज्यादा गलती उतना ज्यादा सुधार। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। सबको समझ में आ रहा है ना? एक्सप्लेनेशन सबको समझ में आ रहा है ना? अगर आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। बढ़े हम लोग आगे जी। देखिए, फीडबैक बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मुझे भी तो समझ में आना चाहिए कि जो हम आपको बता रहे हैं वो समझ में आ रही है। हम बस बोले जा रहे हैं, आप भी सुने जा रहे हैं, बस आप उधर एक्टिव हम इधर एक्टिव है, लेकिन हमारे आपके बीच वार्तालाप नहीं हो पा रही है, तो वो बहुत जरूरी है, ठीक है जी। ललिता जी, अगला प्रश्न है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो है, पता है ऐसा क्वेश्चन है, देखन में बड़ा लगे घाव करे छोटा वाला, ठीक है। देखिए, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कड़े नियम बनाएं, जो बच्चे उनका पालन जो बच्चे उनका पालन न करें दंड। देखिए, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, इसके लिए तो हमारे पर धारा लग सकती है भाई, ठीक है। अपनी जान भी प्यारी है, ठीक है। वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें, ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। ये तो कभी नहीं करना है। उन शिक्षार्थियों का पता लगाए जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं, क्या बात है, संपन्न घरों से हो, उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जाए, ये भी गलत है, ठीक है। अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। यानी एक शिक्षक का काम होता है, शिक्षक के लिए ध्यान रखिएगा कि बच्चा जिस भी बैकग्राउंड से आता है, बच्चा जिस भी क्षेत्र से आता है, उसको समझे जाने और बच्चों के अकॉर्डिंग चीजें प्रोवाइड करें। और सबसे बड़ी बात है, बच्चों में ये जो विविधता है ना, चाहे सांस्कृतिक विविधता, भाषाई विविधता, जिस भी रूप में विविधता है, इसका कक्षा में सम्मान होना चाहिए। सम्मान मतलब टीचर को इसको इंपॉर्टेंट देना चाहिए, क्योंकि अगर आप बच्चे के कल्चर को, बच्चे की भाषा इंपॉर्टेंट देंगे तो बच्चा ऑटोमेटिक ही सीखेगा भाई। बच्चे तो सीखने के लिए रेडी रहते हैं, सिखाना कैसे वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है। चलिए पढ़ लीजिए भाई। जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। सो बेसिकली सुशांत इज इंट्रोवर्ट एंड दूसरा क्या है भाई, मदन क्या है, एक्सट्रोवर्ट है। समझ रहे हैं? यानी सुशांत अंतर्मुखी है और मदन क्या है, बहिर्मुखी है। या उनमें विभिन्नता है, किसके कारण है, उनके मूल्य के कारण, उनकी अभिक्षमता कारण, ये उनकी अधिगम शैली है या परावर्तक स्तर। तो देखिए, दोनों के पढ़ने का तरीका अलग अलग है। शैली मतलब क्या, तरीका। शैली का मतलब क्या होता है, तरीका होता है। तो क्या ऑप्शन लगाएंगे आप लोग? यहाँ पे तो कुछ लोग अभिक्षमता बोल रहे हैं भाई। फिर से एक बार क्वेश्चन को आप लोग और देखें। लर्निंग स्टाइल, जी मोनी जी, बेहतर। सभी लोगों का आंसर सही था, जो कि हमने आपसे उम्मीद भी किया था। बहुत बढ़िया, क्या बात है प्रिया जी, प्रतिमा जी, बहुत बढ़िया, सुंदर, ठीक है। सभी लोगों का आंसर क्या था, एकदम परफेक्ट था। तो ये हो जाएगा क्या, उनकी लर्निंग स्टाइल, अधिगम शैली, ठीक है। तो ये तरीका है ना सीखने का, वो सबके साथ सीख रहा है, ठीक है, वो अलग सीख रहा है, तो ये क्या सीखने का तरीका है। अगला प्रश्न है, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है, बिल्कुल। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन क्या है, शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। विद्यालय में उन्हीं बच्चों को मतलब किसी सब बच्चों को नहीं, वर्तमान में समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, इसमें कह रहा है उन्हीं बच्चों को, मतलब कुछ बच्चों को ये यहाँ पे टैग कर रहे हैं। प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाएगी। मतलब अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे को इंग्लिश आता हो तभी आप उसको एडमिशन दे, वरना टाटा बाय बाय। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं, अध्यापक उनकी उपेक्षा करने चाहिए। जैसे ऑप्शन सी तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप शायद आपको पता होगा, कुछ इंग्लिश मीडियम स्कूल ऐसे हैं, हमने खुद देखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम स्कूल ऐसे हैं जहां पे अगर बच्चा हिंदी बोल दिया, एक शब्द बोला तो उस पे इतने रुपए फाइन लगेगा, 2 शब्द बोला तो इतने रुपए, मतलब हिंदी बोलने पे
फाइन लगता है, तब वो अंग्रेजी का रट्टा तोता हो जाता है। ठीक है, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, इंग्लिश को भी आप प्रेफर कर रहे हो तो साथ में हिंदी को भी करिए भाई। ठीक है, कहीं ऐसे किसी अदर कंट्री में या कहीं बोलने का मौका हो तो आप हिंदी में भी बोल पाए। ठीक है, हाँ बहुत सारे स्कूल हैं। चलिए ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए भाई। हम जो हमारी मिट्टी है, जहां हम जन्म लिए हैं, हम उसको छोड़ के कुछ और करें तो फिर नहीं चलेगा। हम ये नहीं करें अंग्रेजी को आप तवज्जो मत दीजिए, बिल्कुल दीजिए, लेकिन अपनी हिंदी को मत भूलिए। कितने बच्चे पता है, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, अगर उनसे बोल दीजिए 69, ठीक है, उनसे बोल दीजिए 79, उनको बोल दीजिए 67, और सोचेंगे क्या बोल रही हैं, बात ही पलट देगा। ठीक है, ये भी जानते रहिएगा। सो क्या है, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से, देखिए हमने कितनी बार है, एक प्रकृति और दूसरा पोषण है, एक अनुवांशिकता है दूसरा वातावरण है, एक परिपक्वता है दूसरा अनुभव है, एक जैविक है दूसरा सामाजिक है, एक जन्मजात है दूसरा अर्जित है। तो हमारे आसपास का वातावरण प्रकृति का मतलब है, जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम, मतलब ये हमारा जैविक कारक या वंशानुक्रम है, अनुवांशिकता है, एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति है, भौतिक और सामाजिक संचार में जटिल शक्तियां। तो क्या होगा भाई, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब जो अगर मनोविज्ञान फर्स्ट टाइम पढ़ रहा होगा, जो मनोविज्ञान अगर फर्स्ट टाइम पढ़ेगा, पता है क्या होगा, अगर उसको आप ये क्वेश्चन दे दीजिए तो अगर आपसे उससे पूछा जाएगा प्रकृति पोषण विभाग में प्रकृति का मतलब क्या है, तो वो पहले ही बोलेंगे हमारे आसपास का वातावरण, मतलब नेचर हमारे आसपास का। बट हमारे मनोविज्ञान में प्रकृति का मतलब होता है अनुवांशिकता से, और यहाँ पे पोषण का मतलब होता है किससे, वातावरण से होता है। ठीक है, जिसमें हम पलते बढ़ते हैं। ओके, सो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये हमारी जैविक कारक है या जैविक विशेषता है, जन्मजात विशेषता है, या हमारा वंशानुक्रम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला, जन संचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। बिल्कुल, मास मीडिया इज बिकमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का जमाना है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। बिल्कुल, मीडिया की वजह से लोग अपने प्रोडक्ट को कितना लॉन्च करते हैं, अपने प्रोडक्ट को कैसे एक दूसरे से बढ़ाते हैं। ठीक है, सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा होता है, ऐसा बोला जा रहा है। जनसंचार माध्यमों को पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम आवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है, ये ऑप्शन दिया है। या बच्चे बच्चे संचार माध्यमों के साथ अप्रत्यक्ष रूप से अंतरक्रिया नहीं कर पाते। तो आपको अगर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? संस्कृति जी सी बता रही है, दीपिका जी बहुत बढ़िया, बताते चलिएगा भाई, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, हम मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा कि जो ये मीडिया है ना, इसकी पहुंच हर जगह पहुंच रही है, और ये हमारे आवृत्ति, यानी कह सकते हैं जो हमारा एटीट्यूड्स है, हमारे जो वैल्यूज है, मूल्य है, हमारे जो विश्वास हैं, इसको बिल्कुल सीधा सीधा प्रभावित करता है। ठीक है, कभी कभी कुछ वीडियोस ऐसे आ जाते हैं जो हमारी सभ्यता संस्कृति को खंडित करता है, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, बढ़ावा भी देता है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों है। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं? ध्यान रखिएगा, नहीं। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, बच्चे तब सीखते हैं जब संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं क्योंकि स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। बताइएगा, कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। इसमें आपको गलत बताना है, क्या बताना है इसमें आपको? गलत बताना है, बहुत बढ़िया, बेहतर। वरदान जी करेक्ट है, आंसर करते चलिएगा सभी लोग फटाफट। देखिए क्या होगा यहाँ पे, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, तो बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ये गलत बात है। ठीक है, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार है। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस भी आप जानते हैं, अगर हम तैयार हैं तो इसका मतलब वो चीज हम सीखेंगे, क्योंकि तैयारी से हमारे अंदर रुचि जागृत होती है। बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, बट बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ये गलत हो जाएगा, बच्चे हर जगह सीखते हैं। समझ में आया? क्लियर है? लक्ष्मण जी, पिंकी जी, सुषमा जी, पूर्णायक जी, बिल्कुल ठीक है, हाँ सभी जगह सीख सकते हैं, बच्चों के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्न में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा, देखिए ये स्पर्धा है, ये वर्ड ही देखिएगा। प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग किया जाए।
बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता की जाए। पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना, उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। आंसर करिएगा 27 नंबर क्वेश्चन। क्या बात है, बहुत बढ़िया आयांश जी। जी करेक्ट है, सभी लोगों ने बताया, बेहतर। देखिए इसमें कह रहे हैं ना कि किस रणनीति को अपनाना चाहिए, तो अगर देखिए स्पर्धा करना, प्रतिद्वंदिता करना, ये सब निगेटिव वर्ड, इसको कट कर लीजिए। प्रत्येक गतिविधि के लिए प्रेरक के रूप में आप प्रोत्साहन पुरस्कार तो ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे दंड का भी उपयोग करें तो यहाँ से इसलिए निगेटिव हो जाएगा। बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार, क्योंकि हमारे लिए जो शिक्षा वो बाल केंद्रित शिक्षा है, बच्चे की आवश्यकता, रुचि, ये सब बहुत मैटर करता है भाई। उनके रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना, मतलब हेल्प चिल्ड्रेन सेट गोल एज पर देयर इंटरेस्ट एंड सपोर्ट देम इन वर्किंग टूवर्ड द सेम। उसमें आगे बढ़ाने के लिए हम उनकी क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी यहाँ पे कठोर मानदंड, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है। अब देखिए प्रमुख बोला है, प्रमुख, परिवार, कंप्यूटर, अनुवांशिकता, राजनीति, इसको आप कह सकते हैं प्राथमिक। ठीक है, प्राथमिक। एक क्वेश्चन मेरा और है यहाँ पे, ठीक, एक क्वेश्चन ये है, सुनिएगा, सामाजिकरण की प्राथमिक इकाई है। ठीक है, प्राथमिक इकाई है। पहला ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन दिया है, देखिए परिवार दिया है, ठीक है, दूसरा दिया है व्यक्ति, तीसरा है विद्यालय और चौथा है पड़ोस। यहाँ तो आप लोग ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिवार, फैमिली। ठीक है, ये प्रमुख कारक में आ जाएगा और ये प्राथमिक कारक है। ठीक है, ये क्या है, प्राथमिक कारक है। ठीक है, सो अगर ये जो अभी हमने आपको नीचे क्वेश्चन दिया है, सामाजिकरण की प्राथमिक इकाई है या सामाजिकरण की प्राथमिक सबसे छोटी इकाई, ऐसे कर लीजिएगा, सबसे छोटी इकाई, ये भी कर लीजिए, तो क्या आंसर लेंगे आप लोग, प्राथमिक, सॉरी, सामाजिकरण की प्राथमिक या सामाजिकरण की सबसे छोटी इकाई। प्राथमिक छोड़ दीजिए, प्राथमिक ऑप्शन ही हटा दीजिए। सामाजिकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, आप इसको हटा दीजिए। ठीक है, सामाजिकरण की सबसे छोटी इकाई, तो आप आंसर क्या करेंगे, ये ऑलरेडी क्वेश्चंस बन चुका है। तब आप कह रहे, वरदान जी ने कहा है व्यक्ति होगा, कुंती जी ने कहा फैमिली होगा, मनीषा जी फैमिली, और हमारे सतीश जी बोल रहे हैं कि व्यक्ति होगा फैमिली में। ओके, फैमिली का व्यक्ति जी, कव्या जी ने भी पर्सन बोला, अहिल्या जी फैमिली, फैमिली। ओके, सो देखिए सामाजिकरण की सबसे छोटी इकाई, देखिए जो परिवार है, विद्यालय, पड़ोस है, परिवार तो सबसे पहले, सबसे कह सकते प्राथमिक कारक है, और परिवार बनता भी किससे, व्यक्ति से बनता है, तो यहाँ ऑप्शन हमारा आंसर बी हो जाएगा, व्यक्ति। ठीक है, सामाजिकरण की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो व्यक्ति होता है, और बालक की बात करें सबसे प्रथम शिक्षिका, और ये पता है ये व्यक्ति कौन है, ये हमारी माँ है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षिका, बालक की प्राथमिक शिक्षिका कौन है भाई, हमारी माँ है। ठीक है, आप सबकी माँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि बताइएगा, इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है, छोटे समूह में कुछ बच्चों के एक दूसरे पर हावी होने की अनुमति होती है, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। और एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको अभी देने जा रहे हैं, पहले आप लोग आंसर करिएगा। बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन योगिता जी। देखिए आप सबको एक जानकारी हम दे देना चाह रहे हैं, अगर आप हमारे यहाँ, ठीक है, आप हमारे यहाँ यानी श्योर सक्सेस इंस्टीट्यूट से शिक्षक भर्ती की नई बैच स्टार्ट हो चुके, लक्ष्य बैच या सीजीटी 2025 की बैच या एडीओ कह लीजिए, ठीक है, प्री बीएड, प्री डीएल या कोई भी व्याख्याता सभी विषय की, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको बता दिया जाए, कई दिन से बताया जा रहा है डिस्काउंट चल रहा है जिसमें फीस आपकी पूरी आधी हो जा रही है। ठीक है,
50% डिस्काउंट चल रहा है, जो कि आज 10 तारीख को आज रात 12 बजे तक रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपको ये डिस्काउंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लगभग 15 दिन से डिस्काउंट चल रहा है। तो अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज कर लेंगे तो आपकी फीस आधी लगेगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपके दोस्त यार संबंधी रिश्तेदार है तो आप उनको जरूर बताइएगा। सभी लोगों ने लगभग सही आंसर दिया। देखिए, इससे शिक्षक का काम कम होगा, ये कोई जरूरी थोड़ी है। छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को समूह कार्य देने की बात कही है ना, तो सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते, क्योंकि ये क्या है, समूह कार्य है और परस्पर सहायता भी करते। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। बाकी डी भी नहीं होगा, बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते, ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आई? सभी लोगों ने सही आंसर किया। इसके बाद बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अ चाइल्ड विथ नॉर्मल इंटेलिजेंस shows difficulty in reading and comprehending language. It indicate that the child is showing symptom. बच्चे को क्या दिक्कत है भाई, बताइए। बच्चे को यहाँ पे क्या है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने, यही वर्ड है, समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है, यह संकेत देता है कि बच्चा पठन अधिक्षमता अक्षमता है, और डिसलेक्सिया या लेखन डिस्ग्राफिया होना चाहिए। ठीक है, या गणितीय डिसकैलकुलिया या गति समय यानी डिस्प्रेक्सिया बोल रहे हैं। डिस्प्रेक्सिया मतलब समझ रहे हैं ना, हाथों और आंखों के बीच समन्वय न स्थापित हो पाना। डिस्प्रेक्सिया क्या है, हाथ और आंख के बीच समन्वय स्थापित न हो पाना। आप गणना संबंधी अक्षमता की बात करें ना, क्या करते हैं, 8 - 4 बराबर आप कर देते हैं 12, ये आपके अंदर डिस्कैलकुलिया को दर्शाता है। लेखन की बात करें तो लिखने संबंधी अक्षमता, आप 5 को उल्टा 5 लिख देते हैं, तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या हो जाएगा, पठन अक्षमता, डिसलेक्सिया। ठीक है, देखिए आपको बता दें, अधिगम अक्षमता और विकासात्मक विकार दोनों अलग होता है। इससे आपका क्वेश्चन सीजी टेट 2022 हो, शिक्षक भर्ती 2023 हो, 2019 में भी क्वेश्चन बना है, तो ये आप मान के चलिए अब अगले शिक्षक भर्ती में भी यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब बताइए, आज के हमने 30 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट किए, 30 में से आपके कितने बने? और हम आपको बता दें, यहाँ पे फिर से बता दे रहे हैं, अगर आप लेक्चरर की क्लासेस भी लेना चाहते हैं, यानी कोई भी विषय, आप हिंदी हो, संस्कृत हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो, कॉमर्स हो, अगर आप लेक्चर क्लास करना चाहते हैं तो इस पे भी आपका 50% ऑफ रखा गया है। शिक्षक भर्ती की जो हमारे यहाँ नई बैच चल रही है, जिसमें क्लासेस फ्रेश स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट हो रही है, ये हमारे यहाँ लक्ष्य बैच है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लक्ष्य बैच है। और अगर आप सीजी टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो सीजी टेट की हमारे यहाँ क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, 1 हफ्ता हो चुका है, इस पे भी आपको ऑफ मिल जाएगा। प्री बीएड एडीओ की तैयारी करना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला की तैयारी करना चाहते हैं, तो सभी कोर्स पे, ठीक है, आपको बता दें, सभी कोर्स पे जो फीस है वो आधी है, सिर्फ आज रात। ठीक है, आज रात 12 बजे तक है, तो अगर आप ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं तो आज रात 12 बजे से पहले ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। तो अभी आपने बताइए किसका कितना बना, यहाँ पे 30 पूरा, संस्कृति जी बहुत बढ़िया, सरिता जी भी 30 नंबर, क्या बात है, मुनि जी 28 नंबर, सतीश जी 30 बहुत बढ़िया। मुझे पता था क्या होगा कैसे होगा, इतनी समझ तो है, इतनी तो जानकारी आप लोग प्रतिदिन क्लास अटेंड करते हैं। ठीक, अच्छा, छठवां क्वेश्चन मैम ने बोला था, एक बार देख लीजिए आप लोग, कहीं जाइए मत। 6 नंबर क्वेश्चन मैम ने पूछा था, बात कर लेते हैं ये क्वेश्चन ना, यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लीजिए थोड़ा सा। मध्य बाल्यावस्था में भाषा अधिक है, कैसी अधिक है, क्या अधिक होता है, और के बजाय, और के बजाय का मतलब क्या नहीं होता। तो मध्य बाल्यावस्था में जो भाषा होती है ना, वो अहम केंद्रित होती है। मध्य बाल्यावस्था में जो भाषा होती है वो अहम केंद्रित होती है, तो भाषा अधिक है यानी अहम केंद्रित है, अधिक है यानी अहम केंद्रित अधिक है, के बजाय, सामाजिकृत के बजाय, यानी सामाजिकृत, अभी भाषा में सामाजिकता नहीं दिखती, अभी बच्चा जो भी कुछ बोलता है समझता है, वो उसमें अहम केंद्रितता, ईगो सेंट्रिज्म झलकता है। ठीक है, क्योंकि अगर बात करें मध्य बाल्यावस्था, आप इसको समझ सकते हैं, ये आपका इसमें पूर्व बाल्यावस्था भी इंक्लूड हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी इंक्लूड हो जाएगा। बातें क्लियर हो गई? चलिए, गणेशो जी 29-30 नंबर। ओके, क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए आते ही। ठीक है, और पढ़ते रहिए। ठीक है, एडीओ की जो फीस है वो 50% है डिस्काउंट में, आप आज के टाइम में अगर आप परचेस करेंगे तो सिर्फ आपका 1026 रुपए लगेगा। ठीक है, चलिए रीना जी बहुत बढ़िया। ओके,
पीडीएफ, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से भी आप वीडियो, यूट्यूब की क्लासेस वीडियो और पीडीएफ देख सकते हैं। बाकी ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे हमने बताया ना 50% डिस्काउंट जो आपको दिया गया है, अगर आप डिस्काउंट पाने में असमर्थ, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप 9170066499 पर या 8787045655 पर आप कांटेक्ट कर लीजिए। आपको ऑफर कैसे मिलेगा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अभी के लिए फिलहाल सभी को धन्यवाद, सभी को जय श्री श्याम, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, अपना ध्यान रखिए।